नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगस्त 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश था कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। कई बार ऐसे आदेश सरकारी स्कूलों की दुर्दशा सुधारने की दिशा में उत्साहित कर देते हैं। 2011 में कोयंबटूर के कलेक्टर और 2017 में यूपी के बलरामपुर के कलेक्टर ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाला। बेहद अच्छी बात है, लेकिन कलेक्टर के बच्चों को भेज देने से क्या सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार हो जाएगी? क्या सरकारी स्कूलों की हालत के लिए जिम्मेदार आईएएस और आईपीएस हैं? क्या कलेक्टर अपने स्तर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भर सकता है? जाहिर है नहीं भर सकता। शिक्षा का बजट वो तय नहीं कर सकता। सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते ही हैं। पुलिस महकमे से लेकर तमाम महकमों के कर्मचारी अपने बच्चों को वहां भेजते हैं। ग्रामीण और गरीब बच्चों को भी वहां भेजा जाता है। भेजना समस्या नहीं है, समस्या कुछ और है जिस पर बात होती है मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर राज्यों में सरकारी स्कूलों की हालत हर मामले में खराब है और यह हालत कई दशकों में हुई है। शुक्रवार की इंडियन एक्सप्रेस में उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से एक खबर छपी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मानव संसाधन मंत्रालय से कहा है कि सभी स्कूलों में सैनिक स्कूलों की तर्ज पर अनुशासन, शारीरिक चुस्ती, राष्ट्रवादी चरित्र विकसित किया जाए। मंत्रालय केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में इसे आजमाने पर विचार कर रहा है। खबरों में लिखा गया है कि सीबीएसई से जुड़े 20,000 प्राइवेट स्कूलों में भी यह सब किया जा सकता है। सैनिक स्कूल की स्थापना 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने की। इस वक्त भारत में 26 सैनिक स्कूल हैं। इसी से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले साल अक्टूबर में हुई एक बैठक के बारे में रिपोर्ट किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने राय दी थी कि सरकार को और अधिक सैनिक स्कूल बनाने चाहिए क्योंकि राष्ट्रवाद और देशभक्ति वक्त की जरूरत है। जरूर उस बैठक में अन्य पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई होगी, उसके निर्देश दिए गए होंगे। ऐसा हो नहीं सकता, मगर होता क्या है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति का नाम ले लेने से बाकी मसले पीछे रह जाते हैं या बुनियादी सवालों को पीछे करने के लिए राष्ट्रवाद आगे कर दिया जाता है। चंद अपवादों को छोड़ दीजिए तो सरकारी हो या प्राइवेट, हर स्कूल में अनुशासन के लिए सैनिक मॉडल ही होता है। प्राइवेट स्कूलों में भी एनसीसी है और हर स्कूल में सालाना जलसा होता है जहां सैनिकों के तर्ज पर परेड होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में मिलिट्री अनुशासन के तत्व नहीं है। दुनिया भर में शिक्षा के जो नए मॉडल और समझदारी विकसित हो रही है, उसका आधार यही है कि अनुशासन या स्कूलिंग का पुराना तरीका आपके हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं करता है। अगर स्कूलों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति लानी है तो उनको सबसे बेहतर बनाकर लाई जानी चाहिए। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अनुशासन से ज्यादा क्लासरूम में हर विषय के शिक्षक की जरूरत है। indiaspend.com एक वेबसाइट है। इसने जनवरी 2017 में कई राज्यों की शिक्षा व्यवस्था पर एक सीरीज की, एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों में पढ़ने की क्षमता में गिरावट आई है। पिछले साल में 80% से घटकर 32% पर आ गई। भारत में मध्य प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। प्राथमिक स्कूलों में 17.6% शिक्षकों की कमी है। मध्य प्रदेश में 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। बिहार में 2,80,000 शिक्षकों के पद खाली। मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में 5वीं के बच्चों में मात्र 34% ऐसे निकले जो दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सकते थे। ये हालत है, ये कई राज्यों की हालत है। क्या ये कोई सामान्य बात है? हर साल इस मामले में एक रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे असर कहते हैं। 5 दिसंबर 2016 को लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से कुछ आंकड़े पेश किए गए। भारत के सरकारी स्कूलों में 60 लाख शिक्षकों के पद हैं। इनमें से 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। सबसे अधिक 9 लाख प्राथमिक विद्यालयों में पद खाली हैं। प्राथमिक स्कूलों में 18% और सेकेंडरी स्कूलों में 15% पद खाली हैं। यानी शिक्षकों के 6 में से 1 पद खाली। लोकसभा में जो आंकड़े दिए गए उसके अनुसार कुछ राज्यों में सभी पद भरे हुए हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां आधे से ज्यादा खाली। करीब 26 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल जाते हैं और इसमें से आधे से ज्यादा 55% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चे तो वहां पढ़ ही रहे हैं, भेजने की समस्या नहीं है। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक 70% शिक्षकों की कमी है। यूपी में सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के आधे पद खाली हैं। बिहार और गुजरात में 1/3 पद खाली हैं। गोवा, सिक्किम और उड़ीसा के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के सारे पद भरे हुए बताए गए उस वक्त। इसे लेकर अलार्म की घंटी नहीं बजती है। देश में 1 लाख से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही टीचर से काम चल रहा है।
सच्चा राष्ट्रवाद यह होना चाहिए कि सरकार और सरकारें मिलकर घोषणा कर दें आज ही कि 6 महीने के भीतर भारत का कोई भी स्कूल बगैर शिक्षक के नहीं होगा। हर स्कूल में हर विषय के योग्य शिक्षक होंगे, वो भी परमानेंट ठेके पे नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि राष्ट्रवाद के नाम पर स्कूलों और शिक्षा के बुनियादी सवाल पीछे रह जाएं। इनके समाधान के साथ देशभक्ति की भावना पर भी जोर दिया ही जाना चाहिए। पहले स्कूलों में ढंग का टीचर तो आ जाए। सरकारी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर शिक्षा और शिक्षक की कमी गरीबों के साथ घोर अन्याय भी है। आखिर एक सजग राष्ट्र कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि क्लासरूम में टीचर नहीं है, बाहर बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी है। देशभक्ति की भावना फैलाने का मंत्र यह होना चाहिए कि योग्य युवाओं से सरकारी स्कूलों में आने का आह्वान किया जाए, पक्की नौकरी पर। आए दिन ठेके पर रखे गए शिक्षक अपनी नौकरी को पक्की कराने और सैलरी बढ़ाने को लेकर अलग अलग राज्यों में आंदोलनरत रहते हैं और लाठी खाते हैं। आप ब्रिक्स देशों के बारे में जानते हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2015-16 के बजट के आधार पर इंडिया स्पेंड ने आंकड़ा निकाला कि भारत ब्रिक्स देशों में शिक्षा पर सबसे कम खर्च करने वाला देश है। भारत जीडीपी का 3% खर्च करता है, रूस 3.8%, चीन 4.2%, ब्राजील 5.2%, दक्षिण अफ्रीका सबसे अधिक 6.9% एजुकेशन शिक्षा पर खर्च करता है। तेलंगाना के मेंढक जिले का यह वीडियो देखिए, ये स्कूल देखिए। इंडिया का यह वीडियो है, सीरिया का नहीं। सैनिक अनुशासन क्या, ऐसा लग रहा है कि मास्टर युद्ध मोर्चे पर ही पहुंच गए हैं। युद्ध चल रहा है और कभी भी इमारत ध्वस्त हो सकती है, इसलिए हेलमेट पहनकर आए। स्कूल की दीवार कहीं से भी कभी भी गिर सकती है, इसलिए टीचरों ने इस तरह का हेलमेट लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मगर बच्चों का क्या, उनके पास तो कुछ नहीं। बात वही है कि इन सब बातों पर कोई जोर से नहीं बोलता, इन सब कमियों पर किसी की निगाह नहीं जाती। हर किसी को राष्ट्रवाद और देशभक्ति की कमी दिखाई दे रही है, जिसकी पूर्ति के उपाय किए जा रहे हैं। कभी आप अपने शहर, कस्बे या गांव के सरकारी स्कूलों में झांक कर देखिएगा। कुछ अच्छे स्कूल भी मिलेंगे जहां कंप्यूटर लैब तो होगा, मगर बच्चों को कंप्यूटर छूने तक नहीं दिया जाता। कई स्कूलों में प्रयोगशाला की चीजें अलमारी में ही बंद रह जाती हैं। अनुराग द्वारी और रिजवान खान ने मध्य प्रदेश के कुछ स्कूलों का जायजा लिया। एक स्कूल तो 5-6 साल पहले ही स्मार्ट बन गया था, मगर वहां कंप्यूटर चलाने के लिए बिजली आई नहीं। बिजली को भी लगा कि स्मार्ट हो ही गए हैं तो अपने आप जल ही जाएंगे। सिवनी के पहाड़ी गांव में प्रिंसिपल साहब शौचालय में बैठते हैं और वहीं पर महापुरुषों की तस्वीर लगा ली। श्योपुर में बच्चियां शौचालय की छत पर पड़ती हुई देखी गई। सैनिक स्कूलों की जरूरत हो सकती है, पहले जो स्कूल की जरूरत है उस पर बात हो और जल्दी समाधान हो। ये रिपोर्ट जो आप देखेंगे वो है तो मध्य प्रदेश की, लेकिन इसकी सूरत, इसकी तस्वीर आप किसी भी राज्य में, अपने पसंद के राज्य में खोज सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या वो एक दिन के लिए भी बर्दाश्त करेंगे कि 2 महीना 3 महीना से टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का? सोचिए, भारत के गरीब कई सालों और महीनों से ये बर्दाश्त कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल भी लेके आए थे, कितनी भी लेके आए थे? ट्रिपल भी लेके आए थे। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये रहा, ये सूप। हाँ, ये तो बिल्कुल, लेकिन इसमें पैक्ड है। अच्छा, नया ही लग रहा है। नहीं तो सर, जैसे अब अपन दिखा के फिर वापस ऐसे ही पैक करके नहीं, लेकिन ये तो पूरा पैक्ड है मैडम, ये पूरा सील पैक्ड है, ये सील पैक्ड। नहीं सर, इसको बताया गया है। आप अच्छा बच्चों से पूछो, क्यों बेटा तुम बताओ, मैं तो नहीं। अच्छा, भले मेरे पीठ के पीछे। वो नहीं कह रहा, मैं आपसे दोषारोपण नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पे ऊपर जो पन्नी लगी वगैरह अपन देखेंगे माइक्रोस्कोप में से, तो कैसे दिखेगा सर? इसमें एक कांच है। देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की नींव कुछ ऐसे ही दरक रही है। ये शाहजहांपुर जिले का उकावता में जो माध्यमिक स्कूल है उसकी बिल्डिंग है, लगभग 10 साल पहले बनी थी और अब ये देख रहे हैं यहाँ पर इसकी नींव कैसे दरक रही है। स्कूल एक तरफ से, जो स्कूल की बिल्डिंग है वो पूरी तरह से एक तरफ से दब गई है। यहाँ पर इस स्कूल के प्रांगण में कंप्यूटर सेंटर भी हुआ करता था इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊं तो यहाँ पर उसकी जो 4 दीवारी है उसमें घास उगाई है, ताले कई दिनों से बंद पड़े हैं। ऐसा बताया गया है कि वहाँ पर कुछ कंप्यूटर और कुछ मेज और कुर्सियां रखी हुई हैं,
लेकिन कई दिनों से बच्चों को उपयोग में नहीं आई हैं। यहाँ से हम स्कूल के अंदर जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ की जो हालत है उसमें उनकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि किसी भी स्कूल में जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं वो बहुत अहम होती हैं बच्चों को पढ़ाई में, ताकि वो अच्छे से पूरी तरह से ध्यान दे सकें। शिक्षकों की कमी तो पूरे देश में कई सारे विद्यालयों में रही है और ये यहाँ पर जो यहाँ की क्लास है वहाँ हम देख सकते हैं। अगर अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये यहाँ पर आप देखिए, अगर इस मेज में जो शायद यहाँ पर सीधी भी ना रहे, ये पूरी तरह से जमीन जो बाहर से हमने आपको दिखाई थी, पूरी तरह से जमीन धंस चुकी है और यहाँ पर ये मेज और कुर्सियां रखी हुई हैं। आप लोग कौन सी क्लास में हैं? 10th। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमील। जमीर, कभी डर नहीं लगता कि इस तरह से जमीन धंस रही है? नीचे से भी हमने देखा कि पूरा एक तरह से झुक गया है। पढ़ना पड़ता है, क्या करें ऐसे। लेकिन जब ये हुआ था, जब इसके पहले भी आपने देखा था कभी ये पूरी तरह से एक तरह झुक गया था? देखा था। आपका नाम? मोहम्मद खलील। खलील, आपको डर लगता है? जी सर, ये बेंच इधर से उधर हलती है और पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लिखने में। हमने आपने सांप मेढक लैब में देखा होगा। यहाँ इस टूटी फूटी इमारत में बच्चे जीव विज्ञान का प्रयोग खुले में करने को मजबूर हैं। शाहजहांपुर के उकावता में 2005 में स्कूल बना। 12 साल में इमारत की ये हालत है। छत टपकती है, जमीन धंस चुकी है, नींव दरक रही है। क्या डर लगता है यहाँ पर? हाँ सर, ये छत गिर जाए। छत? हाँ, पानी चूता है सर। अच्छा, पानी भी टपकता है? हाँ सर। यहाँ पर जो यहाँ के शिक्षक हैं और कुछ छात्राएं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? सुहानिया पठान। सुहानिया, आपको डर लगता है यहाँ पर? पूरी क्लास में कुछ बच्चे बता रहे हैं। हाँ। क्या क्या दिक्कत आती है स्कूल में? सर, ये टेबल हिलती है और ये जो इस तरह से झुक गया, इससे क्या पानी गिरता है सर ऊपर। अच्छा, और ये जो झुक गया पूरा, इससे भी डर लगता है आप लोगों को? हाँ। इस एक बिल्डिंग में हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी। हाई स्कूल में 65 बच्चे हैं जिन्हें सारे विषय 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। मैं सर यहाँ 2011 से हूँ। अच्छा। मेरी पोस्टिंग एक्चुअल हाई स्कूल में है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या बिल्डिंग के अभाव में इसी में हम जो है मॉर्निंग शिफ्ट में मिडिल स्कूल लगाते हैं और दोपहर की शिफ्ट में हाई स्कूल लगाते हैं यहाँ पे। 6ठी, 7वीं, 8वीं में 118 बच्चे हैं। 2 शिक्षक उन्हें भी पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल एक छुट्टी पर हैं। एक सर ट्रेनिंग पे गए हुए हैं 5 दिन के लिए। तो लेकिन 6ठी, 7वीं, 8वीं को विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सामाजिक विज्ञान हो, सारी चीजें आप ही पढ़ाती हैं? नहीं सर, 3 विषय मैं पढ़ाती हूँ, हिंदी और इंग्लिश, और गेस्ट टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, गेस्ट टीचर आते हैं? जी हाँ, और जो प्रभारी सर हैं वो सोशल साइंस और संस्कृत पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि 2 ही शिक्षक हैं, तो इसके अलावा कुछ गेस्ट टीचर रखते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए अभी हम 2 ही लोग हैं और एक सर ट्रेनिंग पे गए हैं 5 दिन के लिए। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आती मैम फिर इतने सारे क्लासेस को? बहुत दिक्कत आ रही है। मैं बिल्कुल अब इस टाइम बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी। कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह इसमें भी ताले बंद हैं? कब से बंद है? बच्चों ने कंप्यूटर देखे? सर, लाइट नहीं है तो इसलिए बेकार पड़े हुए हैं। लाइट की व्यवस्था भी नहीं है और कंप्यूटर सिस्टम भी खराब है। एक कमरे में लैब भी है, पुस्तकालय भी। कंप्यूटर लैब में सालों से ताला है, बच्चों ने कंप्यूटर देखा नहीं। कंप्यूटर लैब बंद है, तो आप लोग कंप्यूटर वगैरह में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? नहीं करते। जीव विज्ञान हमने दिखाया कैसे खुले में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल का साजो सामान हमें बताया गया ताले में बंद है। क्या देखा आपने लैब में? सर, हमने वो चुम्बक देखी। चुंबक? यस सर। अच्छा, और पृथ्वी के बारे में जाना। तो लैब में क्या क्या चीजें थी? ग्लोब देखा आपने? देखा है सर। ग्लोब है आपके लैब? माइक्रोस्कोप है? कैसा होता है? फिश देखिए। फिश? यस सर। फिर फिश से क्या किया आपने? सर, फिश के बारे में जानना कुछ। आप विज्ञान की किताब पढ़ रही हैं, तो जो यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप वगैरह जो लैब है वो देख पाई आप? नहीं देख पाए। कौन सी क्लास में आप? 9th में। 9th में अभी तक माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ भी नहीं दिखा? नहीं दिखा। और जो कंप्यूटर वगैरह है वो सब? नहीं दिखा। अच्छा, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाई है। उकावता से ही 20 किलोमीटर दूर पनवाड़ी, इस कैंपस में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल सब कुछ है। कन्या विद्यालय को 10 साल पहले बिल्डिंग भी मिली, बोर्ड अभी भी टंगा है। यहाँ से आर्यभट्ट, कल्पना चावला बनाने की योजना थी, लेकिन 10 सालों से इसमें अस्पताल चल रहा है। 9वीं की बच्चियां पुराने स्कूल में बैठकर सबक पढ़ती हैं, कंप्यूटर, माइक्रोस्कोप सिर्फ किताबों में देख पाती हैं। क्या क्या पढ़ते हो आप भी? हिंदी, पर्यावरण,
इंग्लिश। क्या सबसे अच्छा लगता है? हिंदी। कंप्यूटर नहीं देखा कभी? देखा। स्कूल देखा है? कहाँ पर? टीचर हमारे भाई के पास में। अच्छा, भैया के पास। स्कूल में नहीं मिला? नहीं। कौन सी क्लास में आप? 8th में। 8th में। आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह देखा? ये तो सेंटर बंद पड़ा हुआ है। नहीं देखा। नहीं देखा। आपका नाम क्या बेटिया? राधिका। राधिका, आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह कुछ देखा है? प्रैक्टिकल करते हैं आप लोग? कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह? नहीं करते। कोई लैब वगैरह नहीं है? और क्या दिक्कत आती है आप लोगों को, जो गर्ल स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जो छात्राएं हैं आप लोग? यहाँ पे सुखा के पढ़ते हैं हम और पढ़ नहीं पाते ठीक से। यहाँ भी 107 बच्चियों पर 2 शिक्षिकाएं हैं। कितने टीचर्स हैं यहाँ पर 6ठी 7वीं 8वीं के लिए आप लोग? 2 ही हैं। हाँ। क्या क्या पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को? वैसे तो मैं 2 पढ़ाते हैं, साइंस का जब अतिथि रखते हैं फिर। अच्छा, अतिथि रखना पड़ता है। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं हिंदी और संस्कृत। टीचर बहुत कम है और इस बार तो संख्या बढ़ गई है, 107 बच्चे हो गए। 107 बच्चे तीनों कक्षाओं को मिलाकर? हाँ। अब इतने कम संसाधनों में कंप्यूटर लैब तो चल नहीं सकता, लिहाजा बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर के लिए एक हेड स्टार्ट प्रोग्राम, एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत कई सारे स्कूलों में कंप्यूटर, प्रिंटर मुहैया कराए गए। लेकिन पनवाड़ी में इस जो माध्यमिक विद्यालय है, इसमें जो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रणाली के तहत जो लैब बनाया गया था, उसकी आप दशा देख सकते हैं। 2003 में ये स्कीम राज्य सरकार ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत उसकी नींव रखी थी और 3414 सरकारी स्कूलों में 3 कंप्यूटर और 1 प्रिंटर देना था। यहाँ पे एक प्रिंटर की स्थिति देख सकते हैं जो मौजूद है। अब आप तय कर लीजिए कि इसमें आखिरी बार काम कब हुआ होगा। बंद लैब में बच्चे क्या पढ़ते होंगे, जानने हमने उनकी क्लास का रुख किया। विशाल, आपका कंप्यूटर लैब जो है वो तो बंद है, तो आपको कंप्यूटर पता है? कंप्यूटर पता है। माउस माउस क्या होता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में ही नहीं पता। माउस नहीं पता। और प्रिंटर? प्रिंटर ये भी नहीं पता। आप लोग के सिलेबस में कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर पढ़ाते हैं पाठ्यक्रम में? नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते। अच्छा, और आप तो 8वीं में पहुंच गए। यहाँ पर प्रयोगशाला है, आप लोगों ने माइक्रोस्कोप वगैरह देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा। बिजली कब कब आती है, क्योंकि वहाँ तो थी नहीं? सर अभी दिन भर आती है, लेकिन सर 5-5 मिनट के लिए आती है। पनवाड़ी से अगला पड़ाव शासकीय विद्यालय सोमवारिया। स्कूल की बिल्डिंग के कुछ कमरे बांस बल्लियों पर टिके हैं। 3 क्लास के लिए 3 शिक्षक हैं, 1 कमरा दफ्तर भी है, मध्याह्न भोजन के लिए रसोई भी, बच्चों की पढ़ाई भी यही होती है। सर, एक ही हॉल में आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। आप गणित पढ़ा रहे हैं, मैम हिंदी पढ़ा रही हैं, तो जब बच्चे पाठ को दोहराते होंगे तो मुश्किल नहीं होता? जी, बहुत परेशानी आती है। 160 बच्चों का आवाज़ आती है और शिक्षण कार्य करने में हमें काफ़ी व्यवधान होता है। हमने कई मरतबा निवेदन किया हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से कि बिल्डिंग को बनाया जाए या इसको जो है तुड़वाने की कोशिश की जाए, लेकिन आज तक इस बार कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। मैंने खुद जाके कई मरतबा हमारे जिलाधिकारी, शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन किया, कलेक्टर महोदय के यहाँ भेजी, लेकिन उसके बावजूद आज तक स्कूल के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, सर गणित पढ़ा रहे हैं, कोई और अगर अंग्रेजी पढ़ा रहा हो तो आपको हिंदी पढ़ाने में क्या दिक्कत नहीं आती? दिक्कत आती है ना, बच्चे काफी अच्छा आवाज करते हैं। इधर मैं बच्चों को जो पढ़ाती होंगी वो उन बच्चों को मतलब डिस्टर्ब होता है बच्चों को? क्या मुझे भी डिस्टर्ब होता है काफी? बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं, डिस्टर्ब होता है। और भी यहाँ पर खाना भी खिलाना है बच्चों को? खिलाते हैं। एक कमरे में 3 कक्षाएं तो चलती ही हैं। शौचालय है पर छत टूटी हुई है। घर जाना पड़ता है। क्यों? सिर्फ बाथरूम टूटा हुआ है। परेशानी आती है। तो फिर क्या करते हो आप? कहाँ जाते हो? घर हमारे। शाजापुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले का झोंटा गांव। हमारे आने पर अकेली शिक्षिका परेशान थीं। एक क्लास में यहाँ भी 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर गणेश जी भी हैं, सरस्वती माँ भी हैं और छत्रपति शिवाजी की भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। और प्रशासनिक बेरुखी ऐसी है कि शायद ये भगवान भरोसे ही हैं, क्योंकि एक छत के नीचे इस छोटे से कमरे में वो भी टपक रही है। यहाँ पर जो शिक्षकों का कक्ष है वो भी हमने देखा, वो भी बुरी तरह से टपक रहा है। शिक्षकों के लिए भी कोई इंतजामात नहीं है। यहीं पर 6ठी 7वीं 8वीं सबके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? 6ठी। बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं? आप 8वीं में हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे यहाँ पर एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों को एक ही साथ हिंदी गणित सब पढ़ना पड़ता है? नहीं, पर मैडम जो पढ़ा रही हैं वो तो अभी किसी एक क्लास के लिए होंगी, पर आप लोगों को एक ही साथ सब पढ़ना पड़ रहा है ना? 1999 में ये स्कूल बना, 10 साल बाद नई बिल्डिंग मिली, लेकिन यहाँ
सिंह साहब का परिवार रहता है। स्कूल के हॉल में टीवी, बिस्तर, फ्रिज सब लगा रखा है। खुद के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल भेजते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं। आपके बच्चे क्या स्कूल में यहीं पर जाते हैं? कहाँ पढ़ते हैं वो लोग? नहीं, हम आगे जाते हैं। आगे जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये वाली भी स्कूल की बिल्डिंग थी यहाँ पर। तो आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अभी 1-2 साल से नहीं, तो कभी स्कूल लगाता तो लगा नहीं देते हम तो। अच्छा अच्छा। नहीं, पर फिर आप लोग अपने सामान वामान का क्या करते हैं? तो बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा अच्छा, सामान जगह है अपने पास वो। अच्छा अच्छा। लेकिन बरसात में जैसे वहाँ पर बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो उनको बहुत दिक्कत होगी। वैसे यहाँ भी दिक्कत ही होगी, यहाँ भी हर जगह पानी टपक रहा है। यहाँ वो दिक्कत ही नहीं, कभी वहाँ दिक्कत हो तो यहाँ लगा सकते हैं कि। अच्छा अच्छा। वैसे सिंह साहब की सच्चाई गाँव के सरपंच ने खोल दी। वो 2007 में बना हुआ है और इन जो रह रहे लोगों ने दान में दिया है। उसके बाद एक बार खाली करवा चुके हैं। उसके बाद ये शिक्षक लोग चाबी दे देते हैं, अपन क्या करें उसका? नहीं, पर क्यों ऐसे चाबी दे देते हैं? क्योंकि जब दान में दिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब भवन तो सरकारी पैसे से बना ना। सरकारी पैसे से तो क्यों दे रहे हैं चाबी? क्या बात? ये तो ये शिक्षक लोग जानते हैं, अपने को पता नहीं है सर इतना। क्योंकि आपके ही गांव के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इनको कितनी तकलीफ हो रही है। देखा, 2 तो बिल्कुल कमरे बंद हैं और जो जहाँ टीचर बैठते हैं वहाँ भी बहुत पानी टपक रहा है। पानी का इसका भी आवेदन दे चुका हूँ मैं। छठा प्रक्रिया मैंने सर 2 बार आवेदन दे चुका हूँ। अब शिक्षा विभाग वाले भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो पंचायत ने कुछ कार्रवाई की है जिन्होंने वहाँ पे? नहीं, पंचायत की कोई कार्रवाई नहीं। कलेक्टर साहब ने कार्रवाई करी थी सर, इसको खाली करवा दिया था। उसके बाद इनको बोल दिया कि चाबी मत देना, तो इनने चाबी दी। अब ये तो इनके अंडर में, अपने अंडर में थोड़ी है। कुलमड़ी गांव के स्कूल में 67 बच्चे हैं। उनके सहयोग से साफ सफाई भी हो जाती है। एक शिक्षक हैं, हिंदी पढ़ाती हैं। वैसे हिंदी आप थोड़ी देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए जो लिखा है, घड़ी बढ़ती है, जिंदगी घटती है, जिंदगी सबसे खूबसूरत उपहार है, बीते पल कभी लौट कर नहीं आते। खैर, बहरहाल मालवा में कभी आए और ए की मात्रा का ये यहाँ पर होती है। शिक्षा यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, कैरियर की सीढ़ी होती हैं। तो ये खैर आंचलिकता है कई जगहों पर भाषा की, लेकिन स्कूल में हम मानते हैं कि कम से कम जो भाषा है वो सही रहनी चाहिए। हिंदी के अलावा यहाँ अलमारी में माइक्रोस्कोप है, गणित के लिए कंपास बॉक्स भी, लेकिन शायद कई दिनों से खुला नहीं तो हमने शिक्षक की इजाजत से खुलवाया। तो क्या किट दिया था आप लोग? ये गणित का और विज्ञान के हैं सर, वो प्रकार और ये देखिए। और ये सामान कब आ गया था मैडम? ये सामान आ गया था। सीडी प्लेयर है लेकिन टीवी नहीं। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं थी क्योंकि स्कूल में बिजली सालों से नहीं है। लगता है सब अभी नया कार्टन से निकल रहा है, बहुत सारी चीजें। मैडम ये कब आई थी ये चीजें? ये अपने 2008 में। 2008 में। तो जैसे ये अब ये जो ये है माइक्रोस्कोप है, ये तो लग रहा है कि यहाँ से कभी खुला नहीं है, ये पन्नी इसमें लगी हुई है। हाँ सर। बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, हाँ। क्या शिक्षक नहीं है विज्ञान के? हाँ जी, विज्ञान के शिक्षक नहीं है। अच्छा, तो 2008 से। बच्चों आपने देखा है इसको? यहाँ पर बैठे आपने देखा है? अभी आया हूँ। अभी आए। आपने देखा इसको कभी? हाँ। कैसे देखते हैं इसको? नीचे से देखते हैं। नीचे से ऐसे 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 गिर जाएगा। हाँ, और कुछ प्रयोग की भी चीजें हैं, परख नली है ना? ये बेटा ये क्या है? ये खुला नहीं है। ये क्या खुला नहीं है? अभी 2007 में वारंटी 6 मंथ में एक्सपायर हो गई है। ये क्या है? एनिमेटर है। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। अभी शायद 2010 साल हो गए और अभी परखनलियाँ हैं और टेस्ट ट्यूब ये सारे के अंदर ये खुल रही हैं। और ये माइक्रोस्कोप का ये लगता है ये खोल के मैडम ने दिखाया है, लेकिन ऊपर से व्यू फाइंडर इसमें भी दिख नहीं रहा। ग्लोब के डब्बे में, अच्छा ग्लोब है, इसमें ग्लोब है। सीडी प्लेयर आया है, टीवी नहीं दिखा मैडम। यहाँ पर टीवी नहीं है? नहीं, टीवी नहीं आया सर। क्यों? अच्छा, बिजली भी तो नहीं दिख रही? हाँ, लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है यहाँ। अच्छा, कब से ये स्कूल खुला है? ये 2001 से सर। तो तभी से बिजली नहीं? नहीं, बिजली तो फिर क्या सोच के टीवी और तमाम चीजें भेजी? मतलब टीवी तो नहीं आया? शासन की योजना है, बच्चों को ज्यादा जानकारी मिले, लाभ मिले, इसके लिए भेजी गई है सर। अच्छा अच्छा। 67 बच्चों में एक शिक्षिका है और वो आप हिंदी पढ़ाती हैं? हिंदी, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, हिंदी 3 विषय। अच्छा, और जो गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं वो नहीं है फिलहाल? वो सर टीचर ट्रेनिंग में गए। ट्रेनिंग में? कब से ट्रेनिंग पर गए? उनकी सर
आज 10 दिन हो गए। तो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता होगा, 2 ही शिक्षक उसमें से भी? हाँ सर, ये ट्रेनिंग से पढ़ाई में बहुत प्रभाव पड़ता है। अब 57 बच्चे अलग अलग बिठाना, उनको मैनेज करना, जबकि मैं अलग अलग क्लास से लगाती हूँ। आपने देख रखा होगा कि 6, 7 को एक में बिठाया, 8th की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो उसके लिए उनको 8th वालों को अलग बिठाती हूँ। झोंटा से बीजानगरी, यहाँ 175 बच्चों पर एक शिक्षक है। स्कूल एडवांस है, यहाँ स्मार्ट क्लास के लिए टीवी है, एलसीडी भी, लेकिन इतना स्मार्ट कि सरकार को लगता है टीवी बगैर बिजली चल जाएगी। बिजली के बगैर हेड स्टार्ट योजना में आए कंप्यूटर कबाड़ बन चुके हैं, कुछ ट्रंक में भी पड़े हैं। सर ये जाले ये तो अभी हुए होंगे, क्योंकि वजह ये है कि ये जब भी प्रोग्राम आया, मैंने उसमें फंड आया था शायद 10,000 के समथिंग कुछ था वो, उसमें अपने को ये पूरा लाइट फिटिंग मेंटेनेंस इतना ही था, उसमें कोई बिल का भरने का प्रावधान नहीं था। तो मैंने ये फिटिंग करवा दी, बोर्ड लगवा दिए, पंखे लगवा दिए। तो बिजली नहीं है आपके यहाँ? बिजली कनेक्शन। अच्छा, कब से बिजली नहीं है यहाँ पर? बिजली कनेक्शन जब पुरानी बिल्डिंग थी उसमें तो थी, हाँ। हेड स्टार्ट चलता था उसमें भी वो फंड आना बंद हो गया जब वो स्मार्ट क्लास है लेकिन बिजली नहीं है। बिजली नहीं। और कब से बिजली नहीं है अंदाजा? बिजली पुरानी बिल्डिंग अपनी 4-5 साल से ऊपर हो गए सर। वो बिल्डिंग यहाँ से गिरा थी सभी के। और ये सामान कब आया था आपके पास? ये सामान शायद पिछले साल 14-15 मतलब 2 साल से। उसके पहले से ही बिजली नहीं है, सामान आ गया तभी बिजली का कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल में सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक सारे विषय देखते हैं। एक क्लास में रहते हैं तो दूसरी क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं, वही खाना भी खिलाते हैं। अब कंप्यूटर कैसे चलाएं? बहुत दिक्कत होती है। पढ़ पाती हैं? कैसे पढ़ाई करती हैं? फिर परीक्षा अच्छी कर लेते हैं। पर कैसे करती हैं पढ़ाई? खुद से? हाँ सर। बेटा आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीमा, आप जो बाकी के विषय हैं, सर सामाजिक विज्ञान पढ़ा देते हैं, बाकी के विषय कैसे पढ़ती हैं? सर खुद पढ़ लेते हैं। खुद से पढ़ना पड़ता है। आप बिटिया? पूजा। कैसे पढ़ती हैं फिर बाकी के विषय? खुद से पढ़ना पड़ता है। बेटा आपका नाम बताइए। सर दीपक। दीपक, सर जब अलग अलग 6ठी में 8वीं में पढ़ाते हैं तो आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो? जैसे सर बताएंगे वैसे करेंगे। नहीं, जब सर नहीं रहते हैं तो कैसे पढ़ते हो बाकी के सब्जेक्ट? हमारे मन से ही पढ़ते हो। सरकार शिक्षकों की कमी अतिथि शिक्षकों से पूरी करती थी। 1-2 नहीं, पूरे 75,000 से भी ज्यादा रोजाना 100-150 रुपए देकर। लेकिन इस बार अप्रैल से योजना नहीं बनी, लिहाजा स्कूल खाली हैं, अतिथि शिक्षक परेशान। अभी तक अतिथि शिक्षक के आदेश नहीं आए हैं और जो खंडवा में हमने सुना है कि शिक्षा मंत्री जी के जिले में उनके यहाँ आदेश आ गए हैं। क्या उनका जिला नहीं है क्या? शाजापुर जिला है, वहाँ पर उन्होंने अतिथि शिक्षक के लिए भर्ती निकाल दी और बाकी के जिलों के लिए नहीं निकाली। पर हम लोग तो क्या है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए और सरकार ने आदेश निकाला है नहीं निकाला, पर हम जब भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चों का अहित नहीं हो, उनकी पढ़ाई रुके ना। तस्वीरें और भी हैं। सिवनी जिले के पहाड़ी गांव में स्कूल के प्रिंसिपल को शौचालय में बैठना पड़ता है, वहीं महापुरुषों की तस्वीर लगानी पड़ती है। श्योपुर में बच्चियों को शौचालय की छत पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। स्कूली शिक्षा मंत्री शायद हाथ वाला विज्ञान देखकर बता पाएं कि इन स्कूलों के लिए सुविधाएं कब जुटा पाएंगे। हमने जो पाठ्यक्रम देखा जो अनुमोदित भी है विद्या परिषद से, उसमें शनि की 7.5 अढ़ैया इन सब के बारे में भी जिक्र है। मैं ज्योतिष विज्ञान में मैंने कहा ना आपको। नहीं, पर क्या आप मानते हैं कि शनि अगर आपत्ति है तो वहाँ लगाए, कोर्ट में जवाब देंगे। नहीं, बतौर मंत्री आपसे जानना चाहते हैं। कोर्ट में जवाब। शाजापुर और आगरमालवा से जफर मुल्तानी और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शिमला में लोग गुस्से में हैं और यह गुस्सा जायज भी लग रहा है। एक नाबालिग को अगवा किया गया, उसके साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, फिर हिरासत में एक आरोपी ने दूसरे आरोपी को मार दिया। इस सब से लोगों का भरोसा पुलिस की जांच पर कम हुआ है। अब सीबीआई की मांग हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो राज्य महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता रहा है, वहां ऐसी हालत क्यों है। हमारी भी एक कमी रह गई कि दिल्ली तक आते आते गुड़िया कांड की यह रिपोर्ट पहुंचने में देर हो गई।
शिमला में लोगों का गुस्सा उफान पर है। पूरे शहर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़क से लेकर कॉलेज तक लोगों की जुबान पर बस यही नारा है। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप और हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है। देखिए ये देवभूमि है तो हम शायद निडर होकर चल भी पड़ते थे कि नहीं यहाँ पे हम सेफ है, बट आज 10वीं की लड़की तो हम लोग तो कहीं सेफ मैटर ही नहीं कर रहे। जब तक इंसाफ नहीं होगा तो हम रुक नहीं सकते। ये एक लड़की की बात नहीं है, ये हर लड़की की बात है। और पेरेंट्स अपनी बेटियों को ही क्यों रोकते हैं कि घर से बाहर मत निकलो। वो अपने बेटों को भी अगर ऐसी रोक टोक करेंगे तो फिर आई गेस इम्प्रूव हो सकता है। घटनाओं के खिलाफ जो है वो लगातार खड़ा उठा जाए और लोगों को जो है अवेयर किया जाए कि जो महिलाएं है वो समाज के दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं है। उनको भी पुरुषों के बराबर के अधिकार है, उन्हें भी पुरुषों के बराबर जीने का अधिकार है और हर वो अधिकार उनके पास होना चाहिए जो पुरुषों के पास है। तो इस तरह की घटना जो है ये समाज को कलंकित करने वाली घटना है और समाज के अंदर जो है इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है। जो आजकल हो रहा है उसमें पॉलिटिशियंस का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है। इस वजह से ये सब नहीं होना चाहिए, हिमाचल में तो खासकर। शिमला ने इससे पहले शायद ही कभी ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा होगा। दफ्तर, दुकान और शिमला की पहचान मॉल रोड पर सन्नाटा दिख रहा है। पिछले 10 दिन से इस शहर की रफ्तार थम गई है। आमतौर पर सैलानियों के लिए खबरों में रहने वाला शिमला आज एक बच्ची की गैंगरेप और हत्या के लिए इंसाफ को लेकर खबरों में है। हमारी मांग रहेगी कि गुड़िया को न्याय मिले। जिस तरीके से एक आरोपी की हत्या हो गई, उस हत्या पर भी सीबीआई इंक्वायरी जो उस पर बैठनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी का दायरा बढ़ाना चाहिए। पता नहीं कैसे हो गया है, इतने मतलब लड़के ही क्यों ऐसे है। जैसे लड़कियों को पहले पैदा होने से पहले मार देते हैं, वैसे लड़कों के साथ क्यों नहीं किया जाता है। जैसे तरीके से उसके साथ रेप किया गया है, मैं चाहती हूँ कि लड़कों के साथ मतलब एक जिस तरीके से उन्होंने रेप किया वैसे लड़कों को एक एक पार्ट काट के बोलना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है रेप। हम चाहते हैं कि हमारी गुड़िया को इंसाफ मिले और यहाँ हम राज्यपाल जी के पास इसलिए आए कि सीबीआई जो जांच है वो जल्द से जल्द तेजी लाई जाए। उसमें ऐसा ना हो कि हमारी गुड़िया की आवाज़ दफन हो जाए उस जंगल में। हम यही गुहार लेके आए थे राज्यपाल जी के पास कि हमें जो है चलो, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि हम जो भी यहाँ जितने भी हुए हिमाचल में मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको फास्ट ट्रैक में रखा जाएगा। शिमला से 50 किलोमीटर दूर एक नाबालिग को जबरदस्ती कार में अगवा कर लिया गया और फिर 2 दिन बाद उसका शव जंगल में मिला। किडनैप होने के 2 दिन बाद इस घने जंगल में यहीं से गुड़िया का शव बरामद किया गया था। ये स्पॉट जो है हलाइला गांव जहां वो रहती थी वहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते दुर्गम हैं, सुनसान हैं, जंगल बहुत घना है और गुड़िया के पोस्टमार्टम के मुताबिक उन्हें गला घोंटकर मारा गया था। उनके साथ भीषण गैंगरेप भी हुआ था। सुनसान जंगल के इसी स्पॉट से उन्हें 6 जुलाई को पुलिस ने डिस्कवर किया। 9:30 पौने 10 बजे स्कूल पहुंच जाते थे बच्चे। 5-6 बच्चे परे जाते थे। बलसन से काफी दूर है, 8-9 किलोमीटर होगा यहाँ से दूर। तो अकेले एक लड़की अकेली आती थी, एक भाई उसका, दोनों भाई बहन 10th क्लास में पढ़ते थे यहाँ पे। और बाकी जो 4 बच्चे थे वो उनके गांव से आते थे, उन्हीं के गांव से आते इसी रास्ता से, जंगल का रास्ता, टोटल जंगल का रास्ता यहाँ से पर उनके घर तक। आमतौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में इस घटना ने तमाम दावों की पोल खोल दी। ज्यादातर लोग सड़कों पर निकल आए, कई जगह हिंसा भी हुई। हालांकि अब बच्ची से गैंगरेप की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। शिमला कलेक्ट्रेट के बाहर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1000 की तादाद में लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग वर्गों से लोग हैं। पुलिस ने भी यहाँ पर अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया है। आइए जानते हैं इन प्रोटेस्टर्स से कि आखिर प्रोटेस्ट किसके बारे में है। मैम आप ये बताइए कि कल सरकार ने सीबीआई को प्रोब ट्रांसफर कर दिया है, उसके बाद भी क्या आपका आंदोलन जारी रहेगा? हमारा आंदोलन जारी है, कई दिनों से लेकर हमारा आंदोलन जारी है।
तो इसके मुख्य आप किन चीजों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस इनएक्शन के खिलाफ, किस के खिलाफ है प्रोटेस्ट? हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, जो वो लड़की थी उसको न्याय मिले, और जो हमारी पुलिस है वो ढंग से अपनी ड्यूटी करे। मैम, आप ये बताइए कि हिमाचल में ऐसी घटना पहले नहीं घटी, क्या इसी वजह से इस बार इतना बड़ा जन सैलाब उभर कर बाहर आया है, जिसमें यंग लोग भी हैं, हर वर्ग से लोग बाहर आए हैं न्याय मांगने? हाँ, यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी पुलिस है ये सारी क्या बोलते हैं मिली जुली है शायद से, और यहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिला। अगर वो लड़की उसके साथ इतना हुआ, क्या पता कल हमारे साथ हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और उसको भी न्याय मिले और सबसे सुरक्षित हो यहाँ पे। मैम, आप ये बताइए कि एज अ यंग वुमन क्या आपको सेफ्टी की फीलिंग महसूस होती है? हिमाचल जैसे प्रदेश में कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं आई थी, अब इतनी भीषण घटना घटी है। आज तक तो कभी ऐसा सुना नहीं था, लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमारे देवभूमि बोलते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को, तो यहाँ पे ऐसा काम होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाहर तो दिल्ली, बिहार, यहाँ तो चल घटना होती रहती है, लेकिन यहाँ तो बहुत मुश्किल है। तो अब हो गया है, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को फांसी मिले और हमको ये जस्टिस चाहिए कि और भी जो गर्ल्स हैं वो सेफ रहे। पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है। आरोप है कि बुधवार को एक आरोपी ने हिरासत में ही दूसरे आरोपी को मार डाला। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। जो अभी उसका मर्डर हुआ है तो उसको क्यों मारा गया? वो तो सच्चाई बताने वाला था ना, तो उसको क्यों मारा गया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी दिख रही है। 2013 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 1490 मामले दर्ज किए गए, 2014 में 1517 मामले और 2015 में 1289 मामले दर्ज किए गए। ये दोनों केसेस को सीबीआई को देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया और इन दोनों केसेस को माननीय न्यायालय ने पिछले कल सीबीआई को दे दिया गया है और यह भी निर्देश दिया गया है कि 2 दिन के भीतर सीबीआई एक विशेष जांच दल को गठित करेगा। पिछले 10 दिनों से विद्यार्थी और नागरिक दल शिमला डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों में आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल शिमला बंद भी था, न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जिस तरह से कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा व्यवस्था है और जिस तरह से इस केस में पुलिस ने प्रोब किया है उसके बारे में आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं पुलिस ने अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया बल्कि उन्हें अरेस्ट करके छोड़ दिया है और जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है वो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए एक दिखावा है। ये प्रोब जो है इसमें कहीं ना कहीं आई वॉश है, कहीं ना कहीं करप्शन के भी एलिगेशंस बताए जा रहे हैं। हिमाचल में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच से घिरे वीरभद्र सिंह की सरकार के लिए इस तरह की नाराजगी और प्रदर्शन मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इस गैंगरेप की घटना ने कहीं ना कहीं पब्लिक की जो कॉन्शियंस है उसे झकझोर कर रख दिया है। हम आज भी इसे ट्रैक कर रहे हैं पर आंदोलन स्टूडेंट्स और सिटीजन्स ग्रुप्स की तरफ से आज भी जारी है। शिमला में अर्पित जायसवाल के साथ निखिल पांधी, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में हिंदी का विरोध अचानक क्यों बढ़ गया है? कभी मेट्रो स्टेशन पे तो कभी किसी बोर्ड पर हिंदी को हटाने की कोशिश होने लगी है। निहाल किदवई हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने इस पहलू पर गंभीरता से देखा है और एक लंबी रिपोर्ट तैयार की है। ये लोग नारा लगा रहे हैं कि हमारी भाषा और हमारे राज्य पर हमारा हक है। कन्नड़ संगठनों ने हिंदी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। इनका गुस्सा कभी मेट्रो स्टेशन पर फूटता है तो कभी कहीं और। हिंदी को अगर इसी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो क्षेत्रीय भाषाएं खत्म हो जाएंगी। हम केंद्र को चेतावनी देते हैं कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। कन्नड़ संगठनों के इस हिंदी विरोध को मुख्यमंत्री के रुख से भी हवा मिल रही है। वो कन्नड़ अभिमान की बात हाल के दिनों में जोर शोर से कर रहे हैं।
कर्नाटक के लिए अलग झंडे की संभावना तलाशने के लिए उन्होंने हाल ही में 9 सदस्यों की समिति बनाई। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सभी स्कूलों में कन्नड़ा अनिवार्य करने की कोशिश को आगे बढ़ाने की बात कही। सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों को सिर्फ कन्नड़ में ही कामकाज की हिदायत दी। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उन कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण की जरूरत पर बल दिया जिन्होंने 10वीं क्लास तक कन्नड़ा पढ़ी है। पता नहीं क्यों तोड़फोड़ हो रही है। मुख्यमंत्री खुद कन्नड़ा भाषा के पक्षधर हैं। फिर इस तरह से विरोध करने की जरूरत क्या है? कर्नाटक में हाल में हिंदी का विरोध काफी बढ़ा है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि इस मुहिम को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हवा दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में वोटर्स की तलाश में जुटी राजनीतिक दलों में से किसी ने धर्म का सहारा लिया है तो कोई क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।